गिरा रे, हाय 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 हाय, मैनू नहीं पता कित्थे गिर गया, मारा झुमका मैंने आप ही दो। तो तुमने खंड भी खिलाई, झुमका गिरा रे, हाय झुमका गिरा रे, इस लंदन के बाजार में झुमका गिरा रे, ये बरेली के बाजार में झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका गिरा, हाय 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 झुमका गिरा रे, हम दोनों के इस प्यार में झुमका। मशहूर सिंगर आशा भोसले का रविवार को निधन हो गया। भारतीय संगीत जगत की एक बड़ी हस्ती के रूप में उनका नाम शुमार था और प्लेबैक सिंगर के रूप में उन्होंने कई यादगार गाने दिए। शरीर चला जाता है लेकिन कुछ आवाजें हवा में ठहरी रह जाती हैं, दूर तक, देर तक, कभी कभी हमेशा के लिए। नया दौर से तीसरी मंजिल, हरे रामा हरे कृष्णा से उमराव जान और इजाजत से होते हुए रंगीला तक। वक्त बदला, मंजर बदले, पीढ़ियां बदलीं, पर्दे पर नायिकाएं बदलीं, पर आशा भोसले की आवाज हमेशा जवान रही। लेकिन उनकी आवाज की शोखियों और चुलबुले गीतों के जिक्र में अक्सर उनके लंबे और कठिन संघर्ष की बात कम होती है। सच तो ये है कि अपनी विलक्षण प्रतिभा के बावजूद आशा भोसले को नंबर 2 के पायदान से ही संतोष करना पड़ा, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नंबर 1 पर उनकी अपनी ही महान और दिग्गज बड़ी बहन लता मंगेशकर थीं। हिंदी प्लेबैक सिंगिंग के क्षितिज पर जब लता नाम के सूरज की चमक के आगे अपनी एक अलग लौ जलाना आशा की जिद थी। इस दौर में ये लगभग असंभव जैसा था, लेकिन अपनी जिद और बेमिसाल प्रतिभा के दम पर आशा उस साए से बाहर निकली और संगीत के क्षितिज पर अपना एक मुकम्मल आसमां बनाया। संगीत से आशा का नाता बचपन में ही जुड़ गया था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता और मराठी रंगमंच के एक सम्मानित शख्सियत थे। उनके 5 बच्चों लता, मीना, आशा, उषा और पुत्र हृदयनाथ के बीच सुरों की सरगम बचपन से ही गूंजती थी। बचपन के दिनों में लता और नन्ही आशा की जोड़ी अटूट थी। आशा साई की तरह अपनी बड़ी बहन के पीछे पीछे चलती, लेकिन जब आशा सिर्फ 9 साल की थी तब पिता का साया सिर से उठ गया। पिता के जाने से मंगेशकर परिवार गहरे आर्थिक संकट में घिर गया। गुजारे की तलाश में परिवार पुणे और कोल्हापुर से होता हुआ 1945 में बम्बई आ बसा। यहाँ 14 साल की लता ने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली और फिल्मी दुनिया के मुश्किल गलियारों में अपना संघर्ष शुरू किया। जल्द ही आशा भी उनके संघर्ष में साथ हो ली। पहला कदम और सफलता की लुका छिपी। साल 1948 में फिल्म चुनरिया के जरिए आशा ने पार्श्व गायन की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने गीता दत्त और शमशाद बेगम के साथ अपना पहला गीत सावन आया रे गाया। इसके ठीक 1 साल बाद 1949 में फिल्म रात की रानी से उन्हें अपना पहला सोलो यानी एकल गीत मिला। यही वो साल था जब बड़ी बहन लता मंगेशकर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। फिल्म महल के गीत आएगा आने वाला से लता को रातों रात कामयाबी के उस शिखर पर पहुंचा दिया जहां से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1950 के दशक में लता तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगी। नौशाद, सी रामचंद्रन, शंकर जयकिशन और एस डी बर्मन जैसे दिग्गज संगीतकारों की वो पहली पसंद बन गईं। लता हिंदी पार्श्व गायन पर एकाधिकार जमा रही थी। वहीं जी तोड़ मेहनत के बावजूद आशा को वो मुकाम नहीं मिल पा रहा था। उस दौर में आशा को ज्यादातर बी ग्रेड या कम बजट वाली फिल्मों में ही मौके मिलते थे। वे AR कुरैशी, सज्जाद हुसैन और सरदार मलिक जैसे संगीतकारों के साथ तो काम कर रही थी, लेकिन बड़े संगीतकार और मुख्य धारा के बड़े बैनर उनसे दूर थे। आशा भोसले की जीवनी लिखने वाले फिल्म इतिहासकार राजू भारतन ने उनके शुरुआती दिनों को याद करते हुए एक इंटरव्यू में कहा था, शुरुआत में आशा भोसले कोई करिश्मा नहीं थी, वो बस एक स्ट्रगलर थी। मैंने उन्हें काम के लिए जूझते देखा है। अगर निर्माता लता को नहीं ले पाते थे तो उनकी अगली पसंद गीता दत्त या शमशाद बेगम होती थी। उस फहरिस्त में आशा का तो कहीं नाम भी नहीं आता था, इसलिए उन्हें जो भी मिला उन्होंने गाया। उनके साथ एक समस्या उनकी मराठी मिश्रित हिंदी और उच्चारण की भी थी। उन्होंने लता की तरह अपनी उर्दू सुधारने पर उतना काम नहीं किया था। इसके अलावा उनकी निजी जिंदगी और शादीशुदा जीवन भी बेहद उतार चढ़ाव और मुश्किलों से भरा रहा।
जिस निजी घटना का जिक्र राजू भारतन ने किया वो उस समय हुई जब आशा सिर्फ 16 साल की थी। उन्होंने 16 साल में घर छोड़ दिया और गणपत राव भोसले के साथ अपनी मर्जी से शादी कर ली। परिवार की मर्जी के खिलाफ उठाए इस कदम ने दोनों बहनों के रिश्तों में एक शुरुआती दरार डाली थी जो बरसों तक नहीं भरी। लता मंगेशकर को लगता था कि ये रिश्ता उनकी छोटी बहन के लिए ठीक नहीं है। अपने एक इंटरव्यू में आशा भोसले ने स्वीकार किया था कि लता दीदी इस शादी के सख्त खिलाफ थी। एक दौर ऐसा भी था जब हमारे रिश्ते बहुत कड़वे हो गए थे और सालों तक हमारे बीच बातचीत तक बंद रही। गणपत राव भोसले के साथ शादी उनकी निजी और पेशेवर जिंदगी के लिए किसी त्रासदी से कम नहीं थी। आशा भोसले ने उन दिनों को याद करते हुए लिखा कि वो एक रूढ़िवादी परिवार था जिसे एक सिंगिंग स्टार बहू मंजूर नहीं थी। मेरे पति बेहद बदमिजाज थे। शायद उन्हें दूसरों को दर्द देने में मजा आता था, पर बाहर किसी को इसकी कानो कान खबर नहीं होती थी। तनाव और उथल पुथल भरे इन सालों में आशा का करियर भी कुछ खास आगे नहीं बढ़ रहा था, जबकि लता इन सालों में कामयाबी के उस शिखर पर पहुंच चुकी थी। ओपी नैयर और एसडी बर्मन का साथ आशा के करियर को शुरुआती मजबूती बिमल रॉय की परिणीता और राज कपूर की बूट पॉलिश के गीतों से मिली, लेकिन उनकी जिंदगी का बड़ा मोड़ आया जब उनकी मुलाकात हुई संगीतकार ओपी नैयर से। नैयर का मानना था कि वो लता के बिना भी सुपरहिट संगीत दे सकते हैं। लता भी उनके साथ काम नहीं करती थी। नैयर की शुरुआती पसंद गीता दत्त थी, लेकिन फिल्म सीआईडी के बाद उनके संगीत में आशा भोसले ने जगह बना ली। उन्होंने आशा की आवाज के निचले सुरों की गहराई को पहचाना और नया दौर के जरिए एक इतिहास रच दिया। उड़े जब जब जुल्फे तेरी और मांग के साथ तुम्हारा जैसे गीतों ने आशा को पहली बार फिल्म की मुख्य अभिनेत्री की आवाज बनाया और उन्हें बीआर चोपड़ा जैसे बड़े कैंप का हिस्सा बना दिया। उसी साल 1957 में संगीतकार एसडी बर्मन और लता मंगेशकर के बीच हुए मनमुटाव ने आशा के लिए सफलता के नए दरवाजे खोल दिए। अगले 5 सालों तक जब एसडी बर्मन ने लता के साथ काम नहीं किया, तब आशा उनके कैंप की मुख्य गायिका बनकर उभरी। फिल्मी गलियारों और पत्रिकाओं में उन दिनों ये चर्चा गर्म थी कि इस बात को लेकर भी लता अपनी बहन से काफी नाराज थी, लेकिन इन 5 सालों में आशा ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लिया। एसडी बर्मन, किशोर कुमार, आशा भोसले और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी की चौकड़ी ने रूमानी और चुलबुले गीतों का एक नया दौर शुरू किया। हाल कैसा है जनाब का, चलती का नाम गाड़ी, आंखों में क्या जी, छोड़ दो आंचल, पेइंग गेस्ट और दीवाना मस्ताना हुआ दिल, बम्बई का बाबू जैसे यादगार नगमे आज तक लोग याद करते हैं। एसडी बर्मन ने आशा को केवल शोखी और चुलबुलेपन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उनकी आवाज की गहराई को तराशा। फिल्म काला पानी में आशा का अच्छा जी मैं हारी जैसा शोखी वाला रोमांटिक गीत भी था और नजर लगी राजा तोरे बंगले पर काला पानी जैसा ठुमरी अंदाज वाला गीत भी। वहीं सुजाता और लाजवंती जैसी फिल्मों में उनसे बेहद गंभीर और संजीदा गीत गवाकर ये साबित कर दिया कि आशा हर रंग में माहिर है। नैयर, नजदीकियां और नई पहचान। ओपी नैयर और एसडी बर्मन का ये दौर आशा के लिए सिर्फ काम का नहीं, बल्कि अपनी जुदा पहचान तराशने का सुनहरा समय था। लेकिन इसी चमक के पीछे एक निजी अंधेरा भी था। साल 1960 में 3 बच्चों के साथ आशा की शादी एक दुखद मोड़ पर टूट गई। इस उथल पुथल के बीच संगीतकार ओपी नैयर के साथ उनकी बढ़ती नजदीकियों ने फिल्मी गलियारों में हलचल पैदा कर दी। चूंकि लता और नैयर के रास्ते जुदा थे, इसलिए आशा का नैयर के करीब जाना दोनों बहनों के बीच की कड़वाहट को और गहरा कर गया। लेकिन आशा की करियर का ये बेहतरीन दौर था। इस जोड़ी ने हिंदी संगीत को आइए मेहरबान, हावड़ा ब्रिज, आओ हुजूर तुमको, कजरा मोहब्बत वाला, किस्मत और ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, मेरे सनम जैसे कालजयी गीत दिए। आशा को लता की परछाई से निकालकर एक बोल्ड और अलग अंदाज वाली गायिका के रूप में स्थापित करने का असली श्रेय ओपी नैयर को ही जाता है। आशा भोसले ने ओपी नैयर के साथ अपनी साझेदारी के दौरान 60 फिल्मों में 324 गीत गाए, यानी हर फिल्म में औसतन 5 से अधिक गीत। लेकिन कामयाब गीतों की लंबी फहरिस्त के बावजूद, हिट गीतों के बावजूद, संगीत की दुनिया का हर बड़ा रास्ता अब भी लता की आवाज से होकर ही गुजरता था। आशा ने अपनी जमीन तो बना ली थी, लेकिन हिंदी प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया पर लता मंगेशकर का एक छत्र राज कायम था। आशा भोसले की जीवनी में राजू भारतन ने लिखा है कि 1950 और 60 के दशक में संगीत की दुनिया पर लता का दबदबा ऐसा था कि वो एक गाने के 500 रुपए लेती थी। वहीं आशा को महज 100-150
400 रुपए में ही संतोष करना पड़ता था। लता के पास ये चुनने की आजादी थी कि उन्हें क्या गाना है और किसके लिए। आशा के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं था। ये भेदभाव उन्हें भीतर तक चुभता था। बड़ी बहन की बेरुखी और समर्थन की कमी ने भी दूरियों को बढ़ाया था। उन्होंने इसे एक चुनौती की तरह लिया और ठान लिया कि वो अपने दम पर खुद को साबित करके दिखाएंगी। बहनों के इसी आपसी टकराव और ईर्ष्या की गूंज सिनेमाई कैनवस तक भी पहुंची। माना जाता है कि निर्देशिका सई पारंजे ने अपनी फिल्म साज में संगीत की दुनिया में दो बहनों की इसी कहानी को पर्दे पर उतारा। एस.डी. बर्मन के साथ काम करते हुए ही आशा की मुलाकात उनके पुत्र आर.डी. बर्मन से हुई। उम्र में छोटे पंचम अपने पिता की विरासत के बीच अपनी खुद की जमीन तलाश रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले सालों में ये जोड़ी सुरों का एक नया इतिहास रचने वाली है। 1966 में नासिर हुसैन की फिल्म तीसरी मंजिल के साथ उनका पहला पेशेवर सहयोग शुरू हुआ। यहीं से उस रचनात्मक और रूमानी साझेदारी की नींव पड़ी जिसने हिंदी फिल्मी संगीत की तासीर ही बदल दी। एक तरफ ओ मेरे सोना रे की रूमानी मिठास थी तो दूसरी तरफ ओ हसीना जुल्फों वाली की वो तूफानी लय जिसमें आशा ने अपनी सांसों को जिस जादुई नियंत्रण के साथ सुरों में बांधा उसने सबको हैरान कर दिया। पंचम जब इंडस्ट्री में आए तो उनके जहन में दुनिया भर का संगीत था। वो हिंदी सिनेमा में फंक, जैज, कैबरे और रॉक एंड रोल आजमाना चाहते थे, लेकिन इन जटिल धुनों को निभाने के लिए उन्हें एक ऐसी आवाज चाहिए थी जो लचकदार हो और जिसमें रिस्क लेने का साहस हो। आशा वो आवाज बनी। पंचम ने अपने संगीत में पाश्चात्य मिजाज को पिरोया तो आशा की आवाज ने उस संगीत में एक बेबाक कशिश और आजाद ख्याली के नए रंग भर दिए। लेकिन पंचम की नजर सिर्फ शोर शराबे तक सीमित नहीं थी। उन्होंने आशा की आवाज के उस विस्तार को भी पहचाना जिसे अब तक दुनिया ने अनसुना कर दिया था। एक और पिया तू अब तो आजा, कारवां और दम मारो दम, हरे रामा हरे कृष्णा ने आशा को एक कैबरे क्वीन और एक आधुनिक वेस्टर्न वाइब वाली गायिका के रूप में स्थापित किया। वहीं फिल्म इजाजत 1987 में इस जोड़ी ने मेरा कुछ सामान और खाली हाथ शाम आई है जैसे गीतों से ये साबित किया कि वे कविता के दर्द को कितनी खामोशी से बयां कर सकते हैं। विशेष रूप से मेरा कुछ सामान में आशा ने बिना किसी तय लय के उस गद्यनुमा कविता को जिस रूहानियत के साथ गाया वो आज भी गायकी की एक पाठशाला माना जाता है। पंचम की इस जुगलबंदी में आशा ने खुद को हर सांचे में ढाला, चाहे वो कैबरे की शोखी हो, गजल का ठहराव या शास्त्रीय बंदिशों की जटिलता। उन्होंने दिखा दिया कि आवाज के रंग बदलने की उनकी अद्भुत क्षमता का संगीत की दुनिया में कोई सानी नहीं है। सुरों की नई लकीर, जब आशा बनी उमराव जान। मगर नियति ने उनके लिए एक और चुनौती चुन रखी थी। आशा की आवाज का वो कायाकल्प जिसने उन्हें महज एक गायिका से एक लेजेंड बना दिया। अब तक हिंदी फिल्मों में गजल का मतलब सिर्फ लता मंगेशकर माना जाता था। मुजफ्फर अली की उमराव जान के लिए संगीतकार खय्याम के सामने फिल्म पाकीज़ा जैसी महान विरासत के आगे एक नई लकीर खींचने की चुनौती थी। खय्याम ने एक साहसी फैसला लिया और आशा भोसले को चुना, पर एक सख्त शर्त के साथ। हमें गानों में आशा नहीं चाहिए। उनका इशारा था कि आशा को अपनी चिर परिचित शोखी और चुलबुलापन छोड़कर एक ठहराव भरी शास्त्रीय गायकी को अपनाना होगा। खय्याम चाहते थे कि आशा अपनी आवाज को 1.5 सुर नीचे ले जाकर गाएं। इतने नीचे सुर में गाना आशा के लिए बिल्कुल नया और डरावना था। 8 दिनों के कठिन रियाज के बाद जब रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो एक पल ऐसा भी आया जब आशा की हिम्मत जवाब देने लगी। उन्हें लगा वे नहीं गा पाएंगे, लेकिन जब रिकॉर्डिंग पूरी हुई और आशा ने खुद को सुना तो वे दंग रह गईं। दिल चीज क्या है, इन आंखों की मस्ती के, और ये क्या जगह है दोस्तों जैसी कालजयी गजलों ने दुनिया को आशा की आवाज का वो मखमली और संजीदा पहलू दिखाया जिससे अब तक सब अनजान थे। नतीजा इतिहास में दर्ज है। उमराव जान के लिए खय्याम और आशा भोसले दोनों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। वक्त का पहिया घूमता रहा, संगीत के साज बदलते रहे, लेकिन आशा की आवाज की ऊर्जा कभी कम नहीं हुई। बाद के वर्षों में ए.आर. रहमान के साथ रंगीला, लगान और ताल जैसी फिल्मों में उन्होंने फिर साबित किया कि उनके सुरों पर उम्र का पहरा नहीं है। जहां उनके दौर के कई गायक संगीत के बदलते स्वरूप और रीमिक्स को लेकर नाराज रहते थे, वहीं आशा ने खुले दिल से नए दौर को गले लगाया। उन्होंने खुद अपने पुराने गानों की रीमिक्स एल्बम निकाली और नई पीढ़ी को उस जादुई संगीत से रूबरू कराया। आशा भोसले का सफर कांटों भरा रहा। अपनी ही बहन के विशाल साय से बाहर निकलने की जद्दोजहद रही, पर अंततः उनकी जिद जीत गई। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि वे हर रंग में ढल जाने वाली एक मुकम्मल कलाकार हैं। एक ऐसी आवाज जो कल भी जवान थी और जिसकी शोखी हर दौर की रूह को छूती रहेगी।